नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। वी आर हेयर फॉर द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल फॉर टीचिंग ज्योग्राफी टू चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट. To my left is Mrs. Kanak Lal. She is a retired lecturer from Blind Relief Association, and to my extreme left is Mrs. Pupali Agarwal. She is lecturer at Durgabai Deshmukh College of Special Education, Delhi University. ये दोनों एक्सपर्ट हमें आज के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं या अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008, 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ. वेलकम मैम. जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इट्स रिगार्डिंग फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. और बेसिकली हम ये बात करेंगे कि हम उनको ज्योग्राफी, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एक एकेडमिक्स, कि हम उनको कैसे सिखा सकते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट में दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, तो हम बाकी उनकी सेंसेस को यूज करके, बाकी उनकी ज्ञानेंद्रियों को यूज करके उनको हम उनकी स्ट्रेंथ को एम्पावर करते हैं, उनको एनहांस करते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम किस तरीके से विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को ज्योग्राफी सिखा सकते हैं. जहाँ तक ज्योग्राफी सिखाने का सवाल है उसके लिए तो करिकुलम तैयार रहता है बच्चों के लिए और वो किताबें उपलब्ध होती हैं. कि सवाल ये उठता है कि उसमें जो दिए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो दी हुई जानकारियाँ हैं, उसको हम बच्चों तक किस तरह से पहुँचाएं. जी. हमारे ब्लाइंड बच्चे सुन करके या उसको ब्रेल में रीड करके बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको कि उनको जो उनकी स्पर्शीय इंद्री है या श्रवण इंद्री है उसके सहयोग से उनको देख करके समझना पड़ता है. इसमें बेसिकली जो TLMs हैंगे, जो कि लर्निंग टीचिंग मटेरियल हैगा, उस मटेरियल को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता हैगा. जी. पुस्तकें तो ब्रेल में उपलब्ध है मगर लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स जो हैं वो उनके लिए बने हुए नहीं हैं. कोई ऐसी अभी संस्थान नहीं है जो बना करके उनको दे रहा है. तो टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये TLM मटेरियल उनके लिए तैयार करें. जैसे कि आपने बताया TLM मटेरियल मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल. बेसिकली व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल? टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जिनके की सहयोग से हम बच्चों को जो क्लासरूम में सब्जेक्ट से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स देना चाहते हैं वो अधिक क्लियर हो जाए. बेसिकली यही ज़रूरत है. फिर तो वो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान भी उधर लगाते हैं, बच्चे फ्री भी होते हैं डिस्कशन करने के लिए. बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं, मगर बेसिकली इस समय हम लोगों का फोकस जो है वो होना चाहिए कि TLM मटेरियल जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको हम कैसे तैयार करें और कैसे हम उनको दें. इस सिलसिले में एक बात आ जाते हैं कि जैसे हम आम बच्चों के लिए, रेगुलर बच्चों के लिए हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं वो ज़्यादा विजुअल होते हैं, है ना. तो इसमें हम लोग जो अभी आप लोगों को दिखाएंगे भी ज्योग्राफी टीचिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो सभी है मेनली टेक्टाइल बेस, मतलब आपको स्पर्श इंद्रिय के साथ इस टीचिंग लर्निंग एड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. तो आइए हम देखते हैं स्लाइड में कि कितने टाइप्स के टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज्योग्राफी के लिए ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TLM कहते हैं, फॉर ज्योग्राफी टीचिंग. टेक्टाइल एटलास, टेक्टाइल मैप्स, टेक्टाइल ग्लोब्स, टेक्टाइल डायग्राम्स, ग्राफ्स, टेक्टाइल इलास्ट्रेशंस. इसके अंदर दो चीज़ आते हैं, एक है मॉडल्स जो आप इंक्लूसिव क्लासरूम में भी सबके साथ यूज़ हो सकते हैं, एंड टैक्टाइल चार्ट्स. बेसिकली जो ये सारे मटेरियल बताए गए हैं वो सब हमें क्लासरूम में
जो देखने वाले बच्चे हैं, जो जिनके साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में वो पढ़ रहे हैं, उन सब के साथ ही इनका इस्तेमाल उनको करना होता है। और उनके लिए बनाए जाते हैं वो स्पेशली फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, और मगर वो बच्चे वैसे ही देखने समझने की उसको कोशिश करते हैं जैसे कि एक देखने वाला बच्चा करता है। मतलब कहें कि ये जो टेक्टाइल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसे बच्चा देख नहीं सकता, पर हमें उसको सिखाना है जो कॉन्सेप्ट, हम उसको बाय टच उसको सिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम उसको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये जो मटेरियल हैगा, ये हम उन बच्चों को इसलिए देते हैं क्योंकि क्लासरूम में जो विजुअल चीज़ें बनी हुई हैं किताबों में या क्लासरूम में डिस्प्लेड हैं, वो सब ये बच्चे नहीं देख पाते हैं। हमको स्पेशली अलग से तैयार करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले इनका आ जाता हैगा एटलस आता हैगा। एटलस अभी भी हमारे कंट्री में कहीं भी नहीं ठीक से बने हुए, एक आध कोशिशें हुई हैं मगर नहीं तैयार है। तो एटलस पर हम लोग इतना एम्फसाइज ना करके, हम लोग जो मैप्स हैं उन पर हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि उनको हम टेक्चुअली बना दें बच्चों के लिए, जो भी उनको बुक्स में मिलते हैं। और ज्योग्राफी टीचिंग के बाद जब भी आते हैं, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या आप साइटेड, जिनके भी बात करते हैं, मैप्स के बगैर शायद मैडम हम ज्योग्राफी टीचिंग मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। मैप्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी। और ये तो आम आदमी की भी ज़रूरत है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो विदाउट इट्स नॉलेज, उसकी जानकारी के बिना हम नहीं जा सकते। तो वो भी एक ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टेक्टाइल ग्लोब्स को लेकर के, है ना। टेक्टाइल ग्लोब अगर हम आगे रख दें यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल एक सिंपल ग्लोब है जो कि बच्चों को स्कूलों में देखने को मिलता है। इसी को हमने थोड़ा सा उभारने की कोशिश करी हैगी, जिससे कि वो टेक्चुअल बन जाए और बच्चे उसको देख लें। अब ये ग्लोब जो है, इसमें हमने सब कुछ नहीं दिखाया है, इसमें हमने सिर्फ अक्षांश और प्रमुख देशांतर दिखाई हुई है, क्योंकि टच की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उससे बच्चा देख नहीं सकता है, उससे सब चीज़ नहीं देख सकता। इस ग्लोब पर हमने सिर्फ अक्षांश देशांतर रेखाओं को दिखाया हुआ है, वो भी बड़ी प्रमुख जो हैंगी। इसमें आपकी इक्वेटर हैगी, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा हैगी, टाइम के लिए देशांतर रेखा ली हुई है जो 0 डिग्री हैगी, और ऊपर ध्रुवों के पास जो रेखाएं हैं 66 डिग्री वाली, वो दिखाई हुई। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल है जो हम दिखाना चाह रहे हैं इस समय सबसे पहले। और बच्चे जो हैं इनको आराम से, देखने वाले बच्चे भी देख रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे भी देख रहे हैं। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी कुछ नहीं है, हाँ। सिंपल सा हमने मटेरियल से बना सकते हैं, तो उसको चेंज करके ये टीचर के लिए भी कोई बहुत मतलब मुश्किल कठिन काम नहीं है। और ज्यादा इसमें हम मटेरियल इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। टच की लिमिटेशंस होती हैं, हर चीजें हम टच के द्वारा बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चीज है, बच्चा देखने वाले बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी बच्चे देख रहे हैं, और सब इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं। इसी को अगर हम और थोड़ा सा फर्क कर दें तो हम अक्षांश देशांतर हटा करके महाद्वीपों को उभार करके दिखा सकते हैं। मतलब डिफरेंट लोकेशंस को हम दिखा सकते हैं। महाद्वीप, महासागर, इनको हम ये डिपेंड करते हैं कि क्या आप पढ़ा रहे हो, आपके पाठ के ऊपर निर्भरित है। तो ये एटलस की बात सबसे ज्यादा पहले हो जाती है कि ग्लोब की बात हो जाती है। एटलस हम बना नहीं सकते हैं। और को भी ले लें मैप, फिर मैप में आ जाए, मैप पर आ जाइए। बिल्कुल सही बात है। जो मैप्स हैं वो भूगोल शिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बिना एकदम अगर हम सोचें कि हम बच्चों के पास हम कॉन्सेप्ट्स दे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैप टीचिंग जो हम करवाते हैं, वो मैप टीचिंग एक स्किल है जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। और उस स्किल में हम सबसे पहले उनको जो एरियल प्रोस्पेक्टिव हैगा सारे वर्ल्ड का, वो हम देने की कोशिश करते हैं। फिर हम उस पर डायरेक्शंस, जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बेसिकली ये, और उसके अलावा 4 और वो दिखाते हैं। फिर डिस्टेंस भी हम बताने की कोशिश करते हैं मैप के ऊपर। लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर वो
मैप पे जगह हैगी, फिर हम उसमें स्केल दिखाते हैं कि कितना पृथ्वी को लेकर कितना छोटा या किया गया हैगा, और फिर ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है उसको हम कॉन्क्रीट फॉर्म में देने की कोशिश करते हैं। एक बार जैसा कि ये स्लाइड में skills देख हैं। लेते हैं मैडम, हाँ, एक बार स्लाइड अब इसको स्लाइड्स पर आप दिखा दीजिए। हाँ। ये इम्पोर्टेंस की तरह दिया हुआ है इसमें, मगर ये एक्चुअली बेसिक स्किल्स हैं जो हम बच्चों में डेवलप कर देते हैं मैप के इस्तेमाल से। ये स्लाइड में है इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन हाँ। टीचिंग ज्योग्राफी, हाँ। बेसिकली द स्किल्स विच वी आर बिल्कुल, डेवलपिंग, टू गिव एन एरियल पर्सपेक्टिव, टू डिटरमाइन डिफरेंट डायरेक्शंस, टू कंप्यूट डिस्टेंस, टू लोकेट प्लेसेस, टू इंट्रोड्यूस विद द स्केल्स, to transform an abstract idea into a concrete concept. जैसे कि यहाँ पे हमने मैम बात करी कि आपने बताया कि बेसिक स्किल्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों में। ये मैप्स जी। जो भी सीखता है, जी। चाहे देखने वाले बच्चे सीखते हैं चाहे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे सीखते हैं, ये स्किल्स हैं जो हम उसमें डेवलप करते हैं बच्चों में कि वो देख लें मैप के जी, जरिए। इसमें एक पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जैसे साइज एंड डिस्टेंस। अब एक एलिफेंट की बात करें, वी कैन नॉट गिव द एक्चुअल साइज कॉन्सेप्ट ऑफ एन एलिफेंट टू द विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड। हम बच्चे को उसका एक एक्चुअल साइज के बारे में नहीं बता सकते। अगर ऐसे ही हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस लें, वो एक रियलिटी मतलब एक सॉलिड उस चीज की बात करें तो हम बच्चे को नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? देखो, जो मैप रीडिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम बच्चों को एक सिस्टम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। और उसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस पे नहीं आ जाते हैं, या हम उस पर सबसे पहले उस पर नहीं आ जाते हैं कि हम स्केल बताना शुरू करें। हम सबसे पहले बच्चों को उस पर डायरेक्शन देकर बताते हैं। आप देखिए ये जो डायरेक्शन का हाँ। एक चार्ट पहले देखिए कितना मतलब Simple सिंपल एकदम, चारों डायरेक्शन इसमें दिखा रहे हैं, और ये कोई ऐसे आइसक्रीम स्टिक से बने हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेल लेबलिंग है इसके साथ, तो चारों दिशाएं इसमें क्लियरली दिखा उत्तर, रहे हैं। दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम। अब इसी को 8 दिशा बनाने के लिए हाँ, इसका इस्तेमाल कर दिया गया हैगा। हमने इसको पेन से भी उभार दिया है, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं। हाँ, उसी 8 वही 4 को 8 में कन्वर्ट करके जी। हमने ये देखिए उसको हमने नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन दे दिया हैगा, साउथ ईस्ट दिया हुआ हैगा, फिर साउथ वेस्ट दिया हुआ है, और फिर नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है। जी। तो इस तरह से 8 डायरेक्शंस हम बच्चों को मैप पर दिखाते हैं। और हम वैसे इसे सिंपल डायरेक्शंस दिखाने के लिए एक बात मैं बताऊं, जी। डायरेक्शंस दिखाने के लिए हम सूर्य के उदय को लेते हैं, इधर से उदय हो रहा है, ये सब तो जनरल कराया जाना चाहिए। पर जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, अपर प्राइमरी में आने लगते हैं, तब हम मैप पर उनको ये डायरेक्शंस दिखाते हैं। और ये जो मैडम ने बनाई है ये छोटा सा। जो डायरेक्शन के लिए, ये बहुत ही कुछ बड़ी सिंपल चीज़ है। चीज है एकदम। एक इसके लिए स्पारविल बोर्ड मैप ले लिया जाता है और एक स्पर्विल ले लेते हैं स्पारविल और एक ग्रेड पेपर ले लेते हैं, और उससे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। कर सकते हैं। स्पर्विल ऐसी चीज है कि ये पहिया नुमा बना हुआ हैगा। जी। इसको जब हम रबड़ मैट के ऊपर इसको प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर लकीर बन जाती है। जी। इसको हमारा बच्चा पलट करके देख देख लेगा। तो वो एक उठा हुआ एक ऐसी चीज आ जाती है जो स्पर्शीय हो गई है। अब पता नहीं आप छू करके उसको वहाँ दिखा नहीं पाएंगे, मगर वो स्पर्शीय हो जाती है। तो बच्चे कुछ सिंपल ड्राइंग भी कर लेते हैं इसके जरिए, और छू करके देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या किया है। तो हम मतलब अगर हम बेसिकली देखिए बच्चे को पढ़ाने के लिए हम सिंपल मटेरियल यूज और कर रहे हैं, क्या? बिल्कुल जो हम नॉर्मल, अगर जैसे Day-to-day आइसक्रीम स्टिक material। यूज कर रहे हैं, बच्चे ने आइसक्रीम खाई, उसकी स्टिक भी हम यूज कर सकते देखिए हैं। हमारे इजिली अवेलेबल मटेरियल जो हमारे और लो कॉस्ट कॉस्ट मटेरियल है, कोई उसको हम लोग यूज करने की कोशिश इतने करते हैं घर में उसको available जो स्पर्शी है। बनाने के लिए। जी मैम, जैसे कि ये आपने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक स्किल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल टीचिंग टेक्सटाइल मैप्स, तो हमारे डिफरेंट मैप्स होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स? नहीं, अभी टाइप्स पर फिर अभी मत आओ तुम लोग। हाँ। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इनको बताने की जी। है। डायरेक्शन के लिए अभी हमने बेसिक बात आपको बताई है। इसके बाद हमने एक दिल्ली का मैप बनाया है, उसके ऊपर डायरेक्शन दिखाने के लिए एक कॉर्नर में एक छोटा सा वो बना दिया हैगा,
आप इसको देखिए, दिल्ली का मैप है, मगर मैं नहीं जानती आप देख पा रहे हैं। देखिए तो उसको इसमें उंगली दिखा दीजिए आप, उंगली से यहाँ यहाँ पे इस है, तरफ को। हाँ ये देखिए, ये जो मैडम हाँ, एरो बनाया हुआ एरो है, बना जी, हुआ ये है। बना हुआ है एरो, और इस एरो को हमने दिखाने की कोशिश करी है जिससे कि पता चल जाए बच्चे को नॉर्थ डायरेक्शन क्या है। ये तो हमने एरो बना करके दिखा दिया, बहुत छोटे बच्चे हैंगे, उनको समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम ऊपर भी खाली अगर हम उत्तर लिख दें तो बच्चों को अपने आप डायरेक्शन बतानी आ जानी चाहिए कि भाई कहाँ साउथ होगा, कहाँ ईस्ट होगा, कहाँ वेस्ट होगा। और स्कूल एज के ज़्यादातर मैप्स में हम डायरेक्शंस नॉर्थ में ऊपर की तरफ ही दिखाते हैं, नॉर्थ को, और साउथ नीचे को दिखाते हैं। इसमें और एक बात भी है, जैसे कि अगर हम डायरेक्शन ठीक से मतलब नहीं देते कोने में, तो क्या मुश्किल होते हैं, बच्चों को पता नहीं लगता है कई समय ना, उल्टा भी अगर आ जाए, अकेले इंडिपेंडेंटली जब रीड करेंगे तो एक साइड में डायरेक्शन होगा तो उसे भी पता लगेगा कि हाँ ये सामने मुझे रखना है, पोजीशन उनको इसी से पता लगते हैं। दूसरी चीज़ इसके लिए जो ज़रूरी हो जाती है ना, लोकेशन ऑफ प्लेसेस, ये भी एक बहुत टेक्निकली बच्चों को समझने की बात होती है, क्योंकि ऐसे तो बच्चों ने किताब में ढूंढ लिया कहाँ पर हैगा, मगर उनके लिए हम कुछ लैंडमार्क्स और क्लूज का इस्तेमाल कर देते हैंगे, और तब उनको लोकेशन पता चलती है कि कहाँ पर है। जैसे हम उनको बताएंगे अगर तुम्हें कन्याकुमारी देखनी है तो तुम बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल साउथ टिप पे चले जाओ, वहाँ पर कन्याकुमारी है। तो कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क्स जो मैप में बने हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम उनको बताएंगे। कैलकटा दिखाना है तो जो डेल्टा बना उसमें जो सबसे पहला आपको ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगी रिवर, उसके बिल्कुल बेसिन पर हैगा। कुछ तो ऐसे इस तरीके सॉलिड से ऐसे- लैंडमार्क्स दिखा हाँ, देते हैं। अगर हम सोचे हमें भोपाल दिखा देना बीच में, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट Confusion हो है। जाता है। फिर हम दिल्ली के संदर्भ में या और राज्यों के संदर्भ में उसको जोड़ते हुए उसको दिखाएंगे, तो लोकेशन करना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लैंडमार्क्स और क्लूज का इस्तेमाल करते हुए उनको लोकेशंस को बताते हैं। डिस्टेंस बताने के लिए भी जो अक्षांश देशांतर है, देशांतर से अक्षांश से ही हम बना पाते हैं उनके लिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस दिखाने के लिए हमें बच्चों को थोड़ा सा जो स्केल है उसका सहारा लेते हुए बनाना पड़ता है। डिस्टेंस और स्केल दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, और जब मैप को वो लोग समझने लगते हैं, उसकी शेप और उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, फिर हम उनको स्केल और डिस्टेंस के ऊपर लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्किल्स को अलग अलग मेथड्स और मटेरियल को यूज करते हुए हम बच्चों के ये सिखाते हैं। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको सिखाना है। मतलब एक सीक्वेंशियल प्रोसेस हो गया कि फर्स्ट सीक्वेंस, देन सेकंड, देन थर्ड। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। जैसे कि मैम आपने बताया कि बेसिक स्किल्स हैं, और आपने बताया कि उन स्किल्स को हम किस मेथड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल जिनको हम कहते हैं TLM, उनको यूज करते हुए हम बच्चों को लोकेशन विद द यूज ऑफ स्केल्स, डिस्टेंस, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हैं। अब बात आती है कि मैप्स के बारे में हमने बेसिक स्किल्स सिखा दी, पर डिफरेंट टाइप के मैप्स भी होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैप्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैप्स हम स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें है फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, हिस्टोरिकल मैप्स, ट्रांसपोर्टेशन मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स। तो पहले हम तीन उसमें भी कर सकते हाँ हैं, कर सकते हैं। हाँ। एक हो गया आपका थेमेटिक मैप्स, एक हो गया रेफरेंस मैप्स और टोपोग्राफिकल एंड मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स। इसमें भी हम उनको बात कन्वर्ट कर कर सकते सकते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक थेमेटिक, रेफरेंस एंड दैट इज टोपोग्राफिकल मैप, और ये है 5 जो पैरामीटर्स सिंपली डिवीजन हैगा इनका, और जो बच्चों के लिए बुक्स में इजीली अवेलेबल हैगा। तो इसके लिए जो फिजिकल मैप है उसको कैसे टेक्चुअल बनाया गया है उसको हम लोग लेते हैं। मैडम आप फिजिकल मैप को ले लो, एक ही इंडिया का ही ले लो, बस वही सबसे आसान रहेगा। तो फिजिकल मैप के जरिए हम बता सकते हैं बच्चों को कि अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करते हुए हम कैसे बच्चे को उस चीज के बारे में सिखा सकते हैं। बिल्कुल। अब ये मैप जी।
ये इंडिया का एक मैप हैगा जो बच्चों की बुक्स में अवेलेबल है। इसके हमने इंडिया के फिजिकल पार्ट्स बना करके दिखाने की कोशिश करी है। नॉर्थ में हिमालय है तो छू कर आप देखेंगे तो उसका टच बिल्कुल डिफरेंट है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हैगा, उसमें भी आपको जो मटेरियल है वो टच से बिल्कुल फ़र्क दिखेगा। फिर आपका प्लेटो हैगा, प्लेटो रीजन, वो फ़र्क है। फिर आपके जो डेजर्ट रीजन हैगा उसको भी फ़र्क करके दिखाया हुआ हैगा। तो इस तरह, और जो कोस्टल एरिया का लैंड एरिया हैगा या प्लेन्स हैंगे वो भी उसमें दिखाए हुए हैंगे। प्लस कुछ द्वीप भी दिखाए हैंगे जो भारत के अधीन आ जाते हैंगे, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो। तो इस तरीके से विभिन्न तरह के सामग्रियों का स्पर्श करते हुए हम लोगों ने मैप को दिखाने की कोशिश करी है। मतलब एक मैप के जरिए, एक भारत का जो मैप हमने लिया उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हम टेक्टाइल इंप्रेशंस दे रहे हैं वो अलग होने चाहिए। डेजर्ट के लिए अलग होने चाहिए, माउंटेन्स के अलग होने चाहिए, प्लेन्स के लिए अलग होने चाहिए, ताकि बच्चा डिफरेंशिएट कर सके कि एक चीज, एक जो हमारा प्लेस है, एक लोकेशन है, वो एक पर्टिकुलर उसको सिग्निफाई करता है। अब उससे उनको एकदम से मैप पे लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ पर किस तरह का फिजिकल रीजन बना हुआ हैगा। इसी तरह से हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को भी ले सकते हैंगे। ये थोड़ा और हायर लेवल पर आ जाता हैगा। इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखाने की कोशिश करी हैगी। थोड़ा सा विजुअल्स भी हैंगे, इसको छू करके बच्चे देखेंगे तो इसमें सब टेक्स्ट, जो लैंड एरिया है वो फ़र्क तरीके से दिखाया हुआ है और जो ओशन एरिया है वो फ़र्क तरीके से दिखाया हुआ है। तो उनको, और इसमें लेबलिंग कर दी है कि तो उनकी सूची वो देख करके पढ़ सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर रहेंगे। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम फॉलो करते हैं। ये भी एक एकदम सिंपल सी है। हाँ, ये भी है। इसमें अक्षांश देशांतर भी दिखाए हैं कॉन्टिनेंट्स के संदर्भ में। अक्षांश दिखाई हुई हैं जो बेसिक हैंगी आपके इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, और वो दिखा करके ये दिया हुआ हैगा कि जो वो है लैंड है, जो हमारे प्रमुख महाद्वीप हैं वो इसमें किस तरह से बने, और सब टेक्चुअल हैगा। छू करके देखेंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि लैंड एरिया और वाटर एरिया, वाटर बॉडीज बिल्कुल फर्क है। ये जो मैम जैसे आपने मैप बताए, जो टेक्टाइल सेंस को यूज करते हुए बच्चे को हम डिफरेंट लोकेशंस और एक्सटेंट्स ऑफ प्लेसेस के बारे में हम बता सकते हैं। अगर फॉर एन इंस्टेंस हम एक केस एज्यूम करते हैं, बच्चे में कुछ सेंसरी प्रॉब्लम है, लाइक हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है या कुछ मोटर प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम बच्चे के साथ किस तरह से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जब मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों की बातें आने लगे या कोई और डिसेबिलिटी ले ली जाए उसके साथ में, तब तो इंडिविजुअली आपको हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी इंडिविजुअल ज़रूरत क्या है, उसको किस तरह से आप उसको बताएंगे। ऐसे अगर लो विजन को भी लेते हैं तो लो विजन में भी इतने फर्क बच्चों के दृष्टि तीक्ष्णता होती हैगी कि उसके हिसाब से कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए हैगा, वो फिर इंडिविजुअली बच्चे को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। जबकि ये जो मैप्स हैं, अगर हमारे पास डिसेबल्ड वो हैंगे, लो विजन बच्चे नहीं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं या जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको संदर्भ में ले सकते हैं इस समय। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर उसके लिए और पूरा फिर सब प्रोसीजर ही आपको सब कुछ अलग हो जाता है। कोई भी टीएलएम हम जब भी बनाएंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि बच्चा के नीड के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है ना जी। तो अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। तो ये हम ब्लाइंड बच्चों को ही दिमाग में रखते हुए हमारा मसले बने हुए हैं जो भी हमने बनाया है। बिल्कुल। तो ये जितना भी मटेरियल है आपके लिए जो आप दिखाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैप में, नाम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है। पॉलिटिकल मैप्स भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल मैप्स भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैप्स भी हो सकते हैं, और पॉपुलेशन मैप्स भी हो सकते हैं। जो इस समय हम सबको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमें जो अगला हिस्सा है उस पर आना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। चलते हैं आगे। अब मैप में क्या होना चाहिए, उसके क्या तत्व हैं, उनके तत्वों में बच्चों के लिए हम देखें तो बहुत सारी जानकारियाँ साइटेड बच्चों के लिए दी होती हैं।
उसमें से हमने कुछ जो बेसिक बहुत ज़रूरी है उनको हम लोगों ने चुन करके उसके एलिमेंट्स बनाए हैं। देखते आप हैं पढ़िए। स्लाइड में। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ मैप, टाइटल ऑफ द मैप, ऑथर और सोर्स ऑफ द मैप, की और सिंबल्स, स्केल, ग्रिड। तो पहले जो एलिमेंट है वो है टाइटल ऑफ द मैप। तो हर एक मैप में मैप की एक टाइटल होना बहुत आवश्यक ज़रूरी है। है, मतलब पता ही नहीं चलेगा वो किस किस चीज का मैप है। जैसे आप हमारे आपके देखने पास वाले भी बच्चों अब जैसे के ये लिए। हमारा डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस किस टाइप टॉपिक के बारे में नहीं तो डिस्कशन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे अभी आपने इंडिया का मैप देखा, जी आप इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर टाइटल ही बनाई गई जी कि सबसे पहले ब्रेल में टाइटल तैयार कर दी गई कि उस टाइटल को देख करके एक बच्चा आइडिया लगा लेता है कि क्या क्या है इस मैप में। फिर सोर्स भी होता है, सोर्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर जो किताबों में मैप्स हैं उसमें ज़्यादातर सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स रहेंगे जिनको कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रोज़ के उसमें सोर्स की इतनी हमको ज़रूरत नहीं रहती, और बच्चों को पता होना चाहिए मैप्स कहाँ से बन रहे हैं, कब के साल के हैं, ये सब जानकारियाँ जी। दी मतलब जानी चाहिए। ऑथेंटिसिटी एक मैप की ना वो भी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है की और सिंबल्स जो हाँ। हम यूज़ करते हैं, जैसे कलर कोड मैप में होते हैं, और कई चीज़ दिखाने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स भी कई समय यूज़ करते हैं, वो होना देखो ज़रूरी है। देखने वाले बच्चों के लिए तो जैसे ब्लू कलर है ओशन के लिए होगा, ग्रीन एरिया है तो वो प्लेन्स के लिए होगा, ब्राउन कलर है तो Mountains पहाड़ों के के लिए। लिए वो तो होगा। उनके लिए जनरलाइजेशन है एक। है उनके लिए तो बने हुए इस तरह के Standardized स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होंगे, जी जबकि हमारे बच्चों के लिए कोई अभी तक हमारी कंट्री में स्टैंडर्डाइज सिंबल्स नहीं नहीं है। बने हुए हैं। तो क्योंकि हम लोग टीचर मेड मैप्स के ही ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हर टीचर अपनी तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने कीज़ और सिंबल बना लेता है। अब यही मैप हमने आपको दिखाया है, इसमें हमने अलग से की नहीं बनाई है, मगर जो हमने प्राकृतिक प्रदेश दिखा दिए तो उस प्राकृतिक प्रदेशों को प्रमुख तरह से दे दिया। मगर कई और मैप्स भी बनाए हैं जिसमें कि हम लोगों ने ये की देखिए। को बनाया हुआ है। जी ये वाला मैप में भी की है। इसमें भी की बनाई हुई है जी, एक अलग से मतलब भी बनाई अलग अलग मैप को हम अलग अलग ये की और जैसे सिंबल्स। साउथ अमेरिका का मैप बनाया है, इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने दिखाई हैं उसकी कीज बना दी जी ये मास्टर कॉपी है। ये एक बात मैं आपको यहीं पर ही बता दूं, ये मास्टर कॉपी बनाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर कॉपी बनाई गई है। फिर एक मशीन होती है थर्माफॉर्म मशीन, उस मशीन के ऊपर ये सब चीज़ें उभर करके आ जाती है, जिसमें आपको पता नहीं चलता हमने क्या मटेरियल यूज़ किया, मगर डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं। जी ये जो फिजिकल मैप इंडिया के हम दिखा रहे थे ना, वो थर्मोफॉर्म मशीन कॉपी है। हाँ, और अगर आप पूछे काहे से बनाया तो दाल चावल मिट्टी पत्थर उन सब से बनाया गया है जो घर में ही अवेलेबल है। अवेलेबल होते हैं उनसे बनाते हैं, मगर वो उभर करके इतने अच्छे आ जाते हैं कि हम एक डिफरेंट टेक्सचर दे देते हैं। तो मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल और ताकि जो different टीचर हैं और जो पेरेंट्स हैं वो उस डिफरेंट मटेरियल को यूज करते हुए बच्चे maps को को बना कॉन्सेप्ट सकते हैं। सिखा सकें। अभी तक की जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो हम टेक्टाइल सेंस को यूज करते हुए ज्योग्राफी में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टूडेंट्स में, विजुअली इम्पेयर्ड बेसिकली बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। बाकी की डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप।
UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। प्रशिक्षण वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, और इन मैप को सिखाने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, और हम कितने तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की, विच आर इजीली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और इसके बारे में हमने देखा कि बेसिक स्किल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको कैसे हमें इजीली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों में। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में और जानते हैं। यस जी मैम। हम लोग ब्रेक से पहले एलिमेंट्स ऑफ मैप में थे, तो उसमें हम ऑलरेडी 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके, जैसे कि टाइटल ऑफ द मैप, ऑथर और सोर्स ऑफ द मैप, की और सिंबल्स ऑफ द मैप। अब 2 रह गया है इसमें। पहला पॉइंट है स्केल एंड ग्रीड उसके बाद। तो हाँ मैडम, जो स्केल हैगा उसको हम लोग ब्लाइंड बच्चों को बहुत लेट देते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा उसमें बना के दिखाया जाता है, उसको परसीव करना कि वो बहुत बड़ा है
वो उनके लिए कठिन होता, तो थोड़ा लेट स्टेज पर देंगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो मैप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि हर मैप के ऊपर अगर हम स्केल चाहें बनाना तो हम नहीं बना पाते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें उनको हम देते हैं, स्केल के लिए हम उनसे क्या देते हैंगे कि स्केल किस तरह का होता है, क्या है, वो अलग से बता करके उस पर मैप के ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करते हैंगे, क्योंकि उतना समझ में नहीं आता ना, बहुत बहुत ज्यादा सारी चीजें मैप पर information दिखाना मुश्किल हो जाता है है। बच्चे को समझ तो में नहीं इसलिए आता। हम स्केल को थोड़ा लेट स्टेज पे ले जा करके बच्चों को दिखाना शुरू करते हैंगे। और वैसे भी हर मैप स्केल पर बना रहता है, उसको हम वर्बली उनको बताते रहते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, कि उस पर लिखा हुआ है, ये हम उनको बता देते हैंगे। और ग्राफ जब स्कूलों में पढ़ने लगते हैं बच्चे, ग्राफ के बारे में जानने लगते हैं मैथ्स के अंदर, तब हम धीरे धीरे उनको स्केल को इंट्रोड्यूस करते हैंगे। अब आइए ग्रिड के ऊपर। ग्रिड जो है वो, उसका मतलब है बेसिकली अक्षांश देशांतर दिखाना बच्चों को। और अक्षांश देशांतर दिखाने के लिए हम पहले उनको छोटे छोटे मॉडल्स बना करके, चित्र बना करके वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप दिखाइए कोई अक्षांश, पहले अक्षांश दिखा दो प्लीज। ये वाला मास्टर अक्षांश और देशांतर दोनों ही शायद इसमें दिखाया हुआ हैगा। तो ये कहलाता है ग्रिड। इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों दिखाए हुए हैंगे। अक्षांश वो रेखाएं हैंगी जो कि पृथ्वी पर गोलाकार रूप में बाएं से दाएं जाती हैं, और देशांतर वो रेखाएं हैं जो ध्रुवों से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैंगी। और इन रेखाओं के जरिए ही हम किसी भी स्थान को बिल्कुल सटीक जगह पर उसको पहचान सकते हैं, अगर हमको इनके बारे में पता हो, अक्षांश और देशांतर के सहयोग से। वैसे अक्षांश जो है वो हमें मौसम और पृथ्वी की गति से संबंधित अधिक होती हैंगी, और देशांतर जो है वो समय बताने के लिए दिखाई जाती हैंगी। और ग्रिड लोकेशन दिखाता है। ये देशांतर रेखाएं हैं जो ध्रुव को बीच में कर दिया गया हैगा, और उसके कैसे निकल रही हैं उसके पास से ये दिखाया हुआ है। ये सब भूगोल शास्त्रियों ने ही अपने मानचित्र के अध्ययन के लिए बनाई हैंगी। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा कुछ पृथ्वी पर नहीं है। ये सब बताते हुए हम बच्चों को प्रमुख देशांतर रेखाएं दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो ग्रीनविच रेखा है जिससे कि समय निर्धारण होता है, वो प्रमुख तौर से दिखाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रिड हम लोगों ने मास्टर कॉपी दिखाए थे, हाँ। ये देखिए थर्मोफॉर्म में कैसे आते हैं। थर्मोफॉर्म में इसी का ही, अगर थर्मोफॉर्म मशीन से हम कॉपी निकालेंगे तो इस टाइप का आएंगे। अब बीच में ये बात उठ पड़ी है, मगर हम बार बार कहेंगे थर्मोफॉर्म मशीन जो है वो बहुत लाभकारी हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि उस पर जो भी चीज़ हम तैयार करते हैं उसमें हमेशा स्थायित्व होता हैगा, और बच्चे आराम से उसको किताबों में अपने फाइल करते हुए रख सकते हैं और देख सकते हैंगे। जबकि अगर हम उसकी हाथ से बना करके देते हैं तो कई बार बच्चे नाखून से उसको खींचते हैं, तोड़ते हैं, वो उतनी ड्यूरेबिलिटी उसमें नहीं रह जाती है। और कॉपीज भी हम तुरंत बनाकर, क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, हम उसकी कॉपीज भी बना करके तो बच्चों को टीचर दे की सकते बहुत हैं। क्लास मैनेजमेंट के लिए भी सुविधा होते हैं और टाइम भी बच जाते हैं। हाँ। और अगर जैसे ग्रुप टीचिंग हो रही है हाँ। तो ग्रुप में एक साथ बच्चों को देना है, सभी को तो अगर आप multiple दे copies दोगे, हम ले मल्टीपल सकते हैं। कॉपीज दे देंगे, तो फिर सभी मिलके पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन से हो सकता है, या सबसे तो बड़ी बात यह है कि क्योंकि बच्चों को हर चीज को टच से देखना होता है, इसलिए हर बच्चे को इंडिविजुअल कॉपी मिल जाती है, तो वो जी। अपने आप हाथ से Independently इंडिपेंडेंटली उसको देख सकता है। कई हाथ मिलकर उसको देखने लगे तो कुछ समझ में नहीं आते हैं। आता एक हैगा। के ऊपर ध्यान तो दे तो बाकी शोर बाकी करना शुरू शोर, कर हाँ। देते हैं। ये भी तो होता है। इसलिए ये थर्मोफॉर्म मशीन से बनाई हुई चीज़ें बहुत ड्यूरेबल हैंगी और बहुत लाभकारी हैंगी। हम तो सोचते हैं स्कूल्स में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि मैम हम बात कर रहे हैं टेक्टाइल सेंस को यूज करते हुए हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं बेसिकली ज्योग्राफी, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चा इजीली उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। कुछ डिफिकल्टीज भी बच्चा फेस करता है, कुछ लिमिटेशंस भी होती होंगी बच्चे की, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? लिमिटेशंस ऑफ टच हम देखते हैं स्लाइड में क्या है, जी। देख ले एक बार। लिमिटेशंस ऑफ टच, स्पेशियल लिमिटेशन,
limitation in concept development. Certain concepts like color cannot be developed through touch. Limitation in getting information. In a part-by-part manner, we can get information, but not as a whole. Not too much of information at a time. तो पहले स्पेशल लिमिटेशन में आते हैं. स्पेशल वो सही तरह से ना करी दिखाई जाए बच्चों को. तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे जो है वो एक बार अपना हाथ मैप पे रखें, तो वो उसके जरिए ही चीज़ों को देखते जाए. हमने हाथ उठाया, एक कोने में दिखा दिया, हाथ उठाया दूसरा कोना दिखा दिया, उससे स्पेशल रिलेशंस जो है वो गड़बड़ होने लगते हैं. तो इसलिए हम जब बच्चे ने मैप पर हाथ रखा है तो हम कोशिश करते हैं ऊपर से नीचे मैप को देखना और ब्रेल में चीज़ों को पढ़ना शुरू करा दिया जाता है. स्पेशल लिमिटेशंस को कम करने के लिए जो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैंगे वो भी बच्चों को दिए जाना चाहिए. दूरी है, पास है, बताओ उसके बारे में कुछ. तो वो चीज़ों को हमें देना चाहिए बच्चों को कि बहुत दूर का मतलब क्या है, पास का मतलब क्या है, तिरछे का मतलब क्या है, सीधे का मतलब क्या है. ये सब दैनिक जीवन में उसको सब इस्तेमाल करने इन शब्दों को आना चाहिए. तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट्स पहले से दिए जाने चाहिए जो छोटे मोटे घर में या स्कूल में बच्चों को मिलते हैं. उसके बाद मैप पर हम जब लेकर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का हाथ मैप पर से हटे नहीं. इसीलिए हम इंडिविजुअल मैप देने की बात करते हैं कि इंडिविजुअली बच्चे को ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हमने बच्चे को सिखा दिया. इसका उसके नॉर्मल जो लाइफ है, जो उसकी डेली रूटीन चल रही है, उसमें उसका क्या यूज है. देखो बच्चे अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज करते हैं, उससे ही हम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स बच्चों को देना शुरू करते हैं. ओरिएंटेशन मोबिलिटी कराते हैं, उसमें हम बच्चों को स्पेशल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. और फिर जब क्लासरूम टीचिंग में आते हैं तो मैप्स आदि में भी हम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करते हैं. देखिए ये भी एक सीक्वेंस में ही होते हैं. एकदम छोटे से ही शुरू होते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज से और धीरे धीरे इसे हम क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब एवरीथिंग आप देखो तो आप हमारे जीवन से जुड़े हुए ही हैं. कोई ऐसे नहीं कि अलग से कुछ एकदम से कोई चीज सिखा रहे हैं हम अलग से. नेक्स्ट है लिमिटेशन इन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. तो ये एक विजुअल इम्पेयरमेंट की कमी है कि कई कॉन्सेप्ट जो है जो हम टच के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं. जैसे शेप, पूरा मतलब एकदम पैटर्न पर्टिकुलरली डिफरेंट. जैसे हिमालयास की लेयर्स हैंगी, है ना. बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, याद तो हो जाएगा, मगर फोल्डेड होकर के हिमालय बना हैगा वो हम बच्चों को देना कॉन्सेप्ट बहुत कठिन हो जाता है. ग्लेशियर का खिसकना, ग्लेशियर जो है वो खिसकता रहता. तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ सुन करके बच्चे याद करते हैं और देखते हैं. तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी में आते हैं जो समझ करके करते हैं. देखने वाले बच्चे भी बहुत बार ग्लेशियर देखने थोड़ा ना जाते हैं, मगर उनको पिक्चर्स हैं, फिल्म्स हैं, इन सब में चीज़ों को देखने को मिल जाता है. जबकि हमारे बच्चे इसको सुन करके ही समझने की कोशिश करते हैं. अब जैसे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ओशंस के बारे में हम बता रहे हैं, समंदर के बारे में, ग्लेशियर्स के, इसमें जो मेन मोटिव होता है इट्स जस्ट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द फैक्ट्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जो आप पहले बताए थे ना. नॉट पॉसिबल. कलर, जहाँ तक बहुत बड़े का सवाल है, एक बड़ी मशहूर कविता हुआ करती थी कि किसी 6 ब्लाइंड लोगों ने हाथी को देखा और उसमें किसी ने कहा तना है, किसी ने कुछ कहा कि बड़े से पंखे हैं. ऐसी सब बहुत सारी बातें कही गई. इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारा ब्लाइंड व्यक्ति हैगा वो चीजों को एज ए होल परसीव नहीं कर पाते. वो हमेशा एज ए इन पार्ट्स में करेगा और फिर उसके बाद एक अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाता हैगा. तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि हम बच्चों को
पार्ट्स में चीज़ों को देते हैं और फिर उसको एज ए होल बनाने की कोशिश करते हैं। मगर ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं उसको। हम ग्लोब दे रहे हैं तो हम एज ए होल ही बच्चे को दे रहे हैं, हम मैप दे रहे हैं तो हम उसको पार्ट्स में दे रहे हैं और फिर एज ए होल प्रतीक करने के लिए उसको कह रहे हैं। मतलब अगर हम देखें कि while teaching what factors should we keep in mind or the teacher should keep in mind that कि बच्चे को अगर हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो एक पार्ट्स टू होल की तरफ जो हमें अप्रोच है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट किस तरह का है इस पर आप ध्यान दीजिए और फिर उसमें आप देखिए कि वो पार्ट्स टू होल जा रहा है। कॉन्सेप्ट में ही आप कलर को भी ले लीजिए। कोई बच्चा है जिसको थोड़ा दिखाई दे रहा है वो कलर का फायदा ले लेगा, जो टोटली ब्लाइंड है उसको कलर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब इन थोड़ा बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें इन चीजों को वही मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स बच्चे की और जो बच्चे का करंट लेवल है जैसे उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। कलर कॉन्सेप्ट में एज ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस भी आ जाता है। जो लेट एज में ब्लाइंड हुआ है उनको कलर का कॉन्सेप्ट होते हैं, जो छोटे से कॉन्जेनिटली ब्लाइंड है उनको बिल्कुल ही नहीं होते हैं। वो कॉन्सेप्ट टच के थ्रू कभी भी देना पॉसिबल नहीं है। तो वही दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे आपने बताया कि जन्म से है, कॉन्जेनाइटली है या एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड वालों का थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होता है क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके होते हैं। कंडीशन मतलब ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस, कंडीशन ऑफ आईज कितना विजन ऑलरेडी अडैप्टेशन होती है उनमें, उसी में ही है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन इन गेटिंग इंफॉर्मेशन, जो मैडम अभी बता रहे हैं, इन अ पार्ट बाय पार्ट मैनर, नॉट एज अ होल, ये मैडम ने बोला। और नॉट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। बार बार यही बात पे हम बोल रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे चीज़, जो हमारा विजन का एक फ़ायदा है कि आप एक चीज़ देख रहे हैं तो एक साथ सारे चीज़ आप एक साथ परसीव कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन थ्रू टैक्टाइल सेंस। इट्स अ लिमिटेशन ऑफ टच। ये तो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बहुत कम चीज देते हैं तो भी बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर हम बहुत ज्यादा दे देते हैं तो भी बच्चा कंफ्यूज होता है। बैलेंसिंग होनी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको बढ़ाना चाहिए। अब जैसे यही हमारा ये जो ग्रिड बना हुआ है, ये एकदम से हम पहली बार बच्चे को दे देंगे उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। मगर जब हम उसको अक्षांश अलग दिखा लेंगे, देशांतर अलग दिखा लेंगे, तब हम धीरे धीरे उसको इस ग्रिड को समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने छोटे बच्चों में भी देखा है कि अगर हम फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रहे हैं, अगर हमने पूरा चार्ट बच्चे को दिखा दिया तो सारे पिक्चर्स देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, देखिए इस ग्रिड में भी आप देखिए मोटे धागे से, जो रेड कलर के धागे से है, वो बेसिक रेखाएं हैं। पहले आप इसमें आइए, उसके बाद आप पूरे ग्रिड को वही सीक्वेंशियल प्रोसेस हो गया देखा हुआ है ना, तब फिर उसको आसान हो जाएगा ट्रांसफर करना अपना नॉलेज, है ना। वही स्टेप वाइज प्रोसेस हो गया। अक्षांश, देशांतर, ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखेंगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है और बच्चे का करंट लेवल क्या है इन विजन का। विजन का एक्चुअली विजन का। तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। अगर हम एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसके लिए हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए या इंस्ट्रक्शंस जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? गाइडलाइंस हम स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या हमारे यहाँ है। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग टेक्टाइल TLM। पहले है प्रिंसिपल्स, मॉडिफिकेशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट साइज, that is 14 centimeter square gives the most comfortable size for exploration by fingers. This is a pilot study and it is according to the Worcester College for the Blind, that is a source for this information. तो सबसे पहले ले लेते हैं जो इसमें प्रिंसिपल्स की बात आती है। हाँ, उसकी बात आप कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन या रूपांतर। देखिए हमें क्या करना है कि जो भी हम विजुअली देख रहे हैं उसी को हमें टैक्टाइल सेंस में मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए कई समय हमें मटेरियल की उसी तरह से, उस हिसाब से हमें ज़रूरत के हिसाब से बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कलर कोड हम जहाँ मान लीजिए कलर्स का डिफरेंट होते हैं, जैसे माउंटेन के लिए डार्क ब्राउन, फिर ओशन के लिए डार्क ब्लू। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंट टैक्टाइल मटेरियल से उसे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह कोई भी
आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे तो हमें जो मेन चीज़ देखना है, मेन जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि चीज़ को जो साइटेड के लिए बनी हुई है, साइटेड बच्चों के लिए, उसको हम किस तरह से ब्लाइंड बच्चों को दिखाएं। तो जो अगर हम किसी भी चीज़ को टेक्चुअल बनाते हैंगे तो वो मॉडिफिकेशन हो जाता है। उसको मॉडिफाई करते समय हम ये भी देखते हैं कि हम कितना दिखाएंगे, कितनी चीज़ों को उसमें डाल सकते हैं, कितने तरह के टेक्सचर्स का इस्तेमाल करेंगे, मॉडिफिकेशन क्या मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, एक उसका एक्सटेंट डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, ये सब हम मॉडिफिकेशन के अंतर्गत ले आते हैं। नेक्स्ट है ओमिशन। हर एक चीज़ हम पहले ही बोल दिए कि नहीं दिखा पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो विजुअल चीज़ है या पॉसिबल नहीं होते हैं कई समय, तो उसको हम ओमिट करते हैं। बट ओमिट करने के साथ साथ ही क्या आ जाते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन भी आ जाते हैं। उसमें हमें बहुत सारी चीजें ओमिट कर देनी पड़ती है, जैसे कि अक्षांश देशांतर हम ओमिट कर देते हैं अगर हम शहरों को दिखा रहे हैं, स्केल्स भी, और जो मैप हैगा उसमें कितने शहर दिखाने हैं, कितनी दूरी से बच्चा छू करके देख लेगा। साइटेड बुक्स में तो ढेरों बहुत सारे दिए रहते हैं, मगर इन बच्चों के लिए तो हम गिने चुने ही जो अच्छे से छू करके देख सके, पहचान सके, उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे। तो हमें मैप्स में बहुत सारी चीज़ों को ओमिट कर देना पड़ता है, और उसके लिए कई बार हमें कई मैप्स बनाने पड़ जाते हैं। अगर हमें हिंदुस्तान के शहर ही दिखाने हैं तो हमें कैपिटल्स दिखा, या ये देख लीजिए अगर हमें हिंदुस्तान के सब राज्य दिखाने हैं, बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है उन सब राज्यों को पहचान लेना, खास करके ईस्टर्न रीजन के राज्य, वो सब साथ साथ लगे हुए हैं। तो हमें ओमिट कर देना पड़ता है कि भाई हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम हिस्सों में दिखाएंगे चीज़ों को, और एक बड़ा स्केल पर मैप बना करके ये सारे राज्यों को दिखाएंगे बच्चों को। तो वो जो भी तो ओमिशन हमारे लिए एक ज़रूरी प्रिंसिपल हो जाता है, जिसको कि हम मैप में कई बार इस्तेमाल करते हैं, इसके आधार पर हम चेंज करते रहते हैं मैप्स में। और ओमिशन के साथ साथ ही सब्स्टिट्यूशन या जो के बात आ जाते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि एक बड़े मैप को हमें फिर कई हिस्सों में बांट के उसको हमें दिखाना पड़ता है, और उसी को ही मल्टीपल कॉपीज़ या उसके अलग अलग क्यों ऐसे है? क्योंकि जो चीज़ हम एक साथ नहीं दिखा रहे हैं, हम ओमिट किए हैं, उसको जितना हद तक पॉसिबल है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और है डुप्लीकेशन। तो ये भी है कि कोई भी चीज़ जिसको हम ले रहे हैं, जिसको हमें दिखाना है, उसको फिर हमें उसके क्या कहूँ बदले में और कोई चीज़ को हम दे रहे हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन डुप्लीकेशन ये दो साथ साथ ही चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसकी जगह पर कुछ दे देना। अगर हमने एक मैप साइटेड बच्चे के लिए, ब्लाइंड बच्चे के लिए मैप दिया तो ये उसके लिए सब्स्टिट्यूट है जो हम दे रहे हैं। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि मैप की जगह हम मॉडल दे देते हैं बच्चों को, चार्ट की जगह हम मॉडल दे देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। और डुप्लीकेशन है जब हम सेमी चीज को, उसी चीज को कई कॉपीज में बनाते हैं, जैसे थर्मोफॉर्म मशीन से या किसी और स्फेरल मशीन से हम बना करके चीज़ों को डुप्लीकेट करके। और एक चीज़ देखिए, जैसे इवैल्यूएशन में साइटेड बच्चों के लिए हम मैप पॉइंटिंग देते हैं, पर ब्लाइंड बच्चों के लिए वहाँ हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू दैट। ये भी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है साइज। साइज ये जो है ये बताते हैं कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गिव्स द मोस्ट कंफर्टेबल साइज फॉर एक्सप्लोरेशन बाय फिंगर्स। बहुत बड़ा या बहुत छोटा दोनों ही नहीं होना चाहिए, एक ऐसे कंफर्टेबल साइज होना चाहिए। एक तो हम लोग बोलते ही है कि थर्मोफॉर्म मशीन अगर है तो थर्मोफॉर्म शीट के अकॉर्डिंग आप बनाइए ताकि आप मल्टीपल कॉपीज निकल सकते हैं, है ना। और हम लोग कह देते हैं 2 हाथ के बराबर आप चीज को दे दीजिए, और उतने बड़े में बच्चे हमारे बहुत आराम से देखते हैं, चीज़ों को पहचानते हैंगे। मगर हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मत डालिए, इतनी ही डालिए जो वो छू करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग टैक्टाइल TLM। नॉट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, मल्टीपल कॉपीज। वी कैन यूज थर्मोफॉर्म मशीन और स्पाइरल मशीन। use easily available low cost no cost materials, used different tactile materials for different color codes। इसमें कई हद तक हम कई चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना मैडम।
कई चीज़ें करी हैं मगर हम लोग फिर से उसको ले सकते हाँ, हैं। हाँ। तो जो जो क्या नाम है, इंफॉर्मेशन का बात हो रहा एट था। टाइम जो है कितनी जानकारी देनी है उस मैप में, वो देखने की बात है। हमने एक नदियों का मैप बनाया जी। हैगा। वो नदी के मैप में अगर हम बहुत सारी भारत की नदियां दिखाते हैं तो संभव कुछ नहीं नहीं हो सकता। हमें गिनी चुनी नदियां भारत की, अगर हम गंगा नदी या जमुना नदी ले रहे हैं, उसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज हैंगी, जो गिनी चुनी ही ले सकते जी। हैं। पंजाब की 5 नदियां दिखाने में भी कई बार अगर हम हाथ के बराबर मैप अपना लेते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए देखना। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक मैप में हम नहीं डाल सकते कि हम शहर भी डाल दें, हार्बर्स भी डाल दें, कैपिटल्स भी डाल दें, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कम करते हुए हमें चीज़ों को दिखाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं सारी डाल सकते हैं। और मल्टीपल कॉपीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके फायदे क्या हैं ये भी बता जी। चुके हैं। जैसे कि उसमें आपने बताया कि अगर ग्रुप टीचिंग हाँ, है या बहुत सारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स क्लास हैं, में। उनमें बच्चों को एक साथ सिखाना है तो टीचर जो है मल्टीपल कॉपीज यूज़ कर थर्माफॉर्म बनाए मशीन थे। से और thermoform हर machine। बच्चे आराम से उसको छू करके देख सकते हैं अलग अलग, इसलिए हमें हर बच्चे को देने के लिए कॉपीज बनानी और स्पाइरल जरूरी है। मशीन, थर्मोफॉर्म मशीन, क्योंकि दो इसमें मशीनें प्रॉपर हैं। टेक्टाइल इम्प्रेशंस तो होता हाँ, ही होता है है, बच्चों हाँ। के लिए। और ये 2 मशीनें आजकल हमारे इंडिया में काफ़ी इस्तेमाल हो रही इस्तेमाल हैंगी, हो रही हैं। जिससे कि हम उसको बना सकते हैं मल्टीपल कॉपीज। और इजीली अवेलेबल लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल भी हम लोग इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। जो भी घर में है छोटे छोटे चीज़ जो हम ऑलरेडी जी। कई समय फेंक भी देते हैं, उसी जैसे से कि भी आपने दिखाया था अपने एक मॉडल में आइसक्रीम स्टिक को हम stick यूज है, करते हैं ये या सभी हमने देखिए। थ्रेड को यूज हाँ। किया। कराएगा। और डिफरेंट टेक्सचर्स देने के लिए हमें डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल देखिए, कर देना पड़ता दाल है। राजमा सब कुछ जी। है। हाँ, और आप ये समझिए अगर हम उसको वैसे ही दे देते हैं बच्चे को तो उंगलियों से उसको छू करके खराब करेगा। जी। मगर अगर हम उसकी थर्मोफॉर्म कॉपी या स्फेरल कॉपी बना देते हैं तो बच्चे उसको खराब नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक और वो use हो जाता टैक्टाइल है। फ्रेंडली भी है, हाँ, अच्छा है। tactile friendly भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंट टैक्टाइल मटेरियल्स फॉर डिफरेंट कलर कलर कोड्स। जैसे आप इसमें माउंटेन्स को दिखा रहे हैं, हायर रेंजेस जब होते हैं डार्क ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, हाँ, फिर धीरे धीरे जब आप प्लेटो में आते हैं और लाइट हो जाते हैं, फिर मैदानी भाग के लिए आप ग्रीन में आ जाते हैं। जी। यहाँ सिमिलर वेज में हम अलग अलग टेक्सचर्स देते हैं, जी। बट ये भी अगेन डिपेंड करते हैं कि आप कितना देंगे। स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है नहीं ये है। अभी तक अभी हमारे तक यहाँ। कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टैक्टाइल इसमें नहीं है नहीं material हैगा। का। और यहाँ तक कि अगर हमें जैसे नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखानी है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को उसको डिस्क्रिमिनेट करना। हम दोनों ही चीज़ों को इकट्ठा मोटा और पतला करके दिखा देते हैं, तो एक तरीके से हम उसको सब्स्टिट्यूट उसको देते रहते हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्योंकि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड अभी कुछ जी, भी नहीं है जी। बच्चों के लिए। जी। कोई नदी मोटी से धागे से दिखा देगा, कोई कोई 2 लाइनें दिखा देगा। वो नदी के मतलब लिए टीचर मेड ही हो मटेरियल, गया। हाँ, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में मैप पर बहुत कम काम हुआ है बच्चों के लिए। जैसे कि ये थी कुछ गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए while making teaching learning material as a tactile impressions for the children with visual impairment, ये हमने डिस्कस किया। बाकी की डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास
उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। आगा है। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि डिफरेंट गाइडलाइंस हमें क्या क्या फॉलो करनी चाहिए फॉर मेकिंग टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल और किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। साथ के साथ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे के करंट लेवल का और बच्चे के स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैम, जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हमने गाइडलाइंस डिस्कस करी थी, तो हम आते हैं स्लाइड पे जी। गाइडलाइंस फॉर ब्रेल लेबलिंग पर आ जाओ। हाँ, टैक्टाइल TLM, इसमें डायरेक्शन, ब्रेल लेबलिंग, कंटेंट शीट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टैक्टाइल कीज। वी कैन ऑल्सो मेंशन स्केल, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन ब्रेल एट द बॉटम ऑफ द मैप। तो डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेल लेबलिंग पे आते हैं। तो हर एक कोई भी मैप है तो उसमें ब्रेल में लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। होता है। लेबल्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े करके ब्रेल लेबल्स
नहीं बनाए जाने चाहिए। और उसमें जो ब्रेल स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसकी स्पेलिंग्स को गलत नहीं करना चाहिए। जो बेसिक चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है दिल्ली मैप पर देखा जाए तो एक पेंसिल पॉइंट के बराबर ही दिखाई जाती है, मगर ब्रेल में लिखकर दिल्ली इतना बड़ा सा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि वो पॉइंट कहाँ है और कितना बड़ा उस पर लिख करके दिखाया गया। किसी ने कहा प्रशांत महासागर, अब इतना बड़ा लिखने के लिए उसमें जगह ही नहीं होती है कई बार मैप में, तो हम लोग उसको लेबल करते समय छोटा करके भी लिख सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या आएगा। और बार बार देखने पर बच्चे को अपने आप ही नाम याद होने लगता है कि प्रशांत महासागर है या अटलांटिक ओशन है या कौन सा महाद्वीप है आदि। तो ब्रेल लेवल के समय 3 बातों को ध्यान में रखिए। पहली चीज़ यह है कि ब्रेल ज़रूर लिखी जाए मैप के ऊपर, ब्रेल हमेशा सीधी होनी चाहिए और कई बार उसकी छोटा करके भी ब्रेल को लिख करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंटेंट शीट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टैक्टाइल कीज, या जिसे हम सूची कहते हैं। हाँ। तो उसमें जो मैप में कई चीज़ हम लोग ब्रेल में लेबल करते हैं, कई समय लिखने की जगह नहीं होते हैं जो मैडम ने बताए, या डिफरेंट टैक्टाइल मटेरियल हम यूज़ किए हैं, तो इसमें हम लोग अलग से एक कंटेंट शीट या सूची बनाते हैं जिसमें हम देते हैं कि मान लीजिए हमें नदियाँ दिखानी है, भारत की नदियाँ दिखानी है बच्चों को, तो वो नदियाँ बहुत सारी हैं। अब नदियाँ नाम लिखने लगेंगे तो उसमें आएगा नहीं, तो हम नंबरिंग डाल करके एक सूची अलग से बना देते हैं, उनके नामों की लिखा सकते हैं। हाँ, तो वो उससे बच्चा पढ़ करके उसकी पोजीशन को समझ सकता है कि नदी किस डायरेक्शन में बह रही हैगी और कहाँ पर जा कर के गिर रही है या किसी नदी में मिल रही हैगी। ये सब बच्चा उसको देख करके पहचान सकता है। ये देखिए इसी में तो ये नदियों का एक मानचित्र बनाया हैगा, उसके साथ ही में उसको लेबल भी कर दिया है। ये देखिए इस पे छोटे से में लेबल करके लिखा है और दूसरी शीट के ऊपर ब्रेल में लिखा ये हुआ देखिए ये है मानचित्र। हाँ। मेन मानचित्र जो है भारत का नदियाँ दिखाई है और ये देखिए ये सूची बना दी है, सूची है। तो बच्चा उसको पढ़ते हुए नदियों के नाम को जान सकता है, नदियों के डायरेक्शन को जान सकता है, नदियों की लोकेशन को जान सकता है। इसलिए ब्रेलीकरण जो है उसका टैक्टाइल की का होना ब्रेल में बहुत ज़रूरी होता है। हम जैसे कि ये जो टेक्टाइल की के बारे में आपने बताया और पहले एक आपने बताया था जैसे सिंबल्स एंड कीज जो हम यूज़ करेंगे, तो ये वही है कि जैसे एक आपने मैप में भी दिखाया था कि मैप एक आपने डिस्प्ले कर दिया डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स से, और साथ में आपने एक कॉलम बनाया था कि जैसे लाइक रेड राजमा इज शोइंग दिस एंड येलो दाल इज शोइंग दिस। तो इसका मतलब यही है कि हम इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स को यूज करेंगे। हाँ, अभी आपने येलो और रेड का नाम लिया, हम येलो और रेड का नाम नहीं लेंगे, हम बड़ा शेप और छोटे शेप का लेंगे ब्लाइंड बच्चों के साथ में, क्योंकि वो शेप से पहचान पा रहे हैं चीजों को। राजमा और दाल का भी हम बोल सकते हैं। हम राजमा दाल बोल रहे हैं मगर वो एक्चुअली साइज है, शेप है, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो टच से चीज को पहचानने के लिए बच्चों का। अब आते हैं प्री रिक्विजिट स्किल्स फॉर मैप रीडिंग। क्या क्या चाहिए बच्चों में मैप रीड करने से पहले, क्या क्या स्किल होना चाहिए? प्रायर टू द मैप रीडिंग द चाइल्ड शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन हिज डे टू डे लाइफ, the knowledge of related words and terms used for the above mentioned concepts, motor coordination, sensory training, orientation and mobility, daily living skills, ability to follow the instructions properly। तो पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैप रीडिंग से पहले बच्चों में क्या क्या स्किल्स ऑलरेडी होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखते हैं कि हम साइटेड बच्चों के लिए भी मैप रीडिंग एकदम शुरू में ही नहीं होता है, एक स्तर पे जाके, एक लेवल पे जाके शुरू होता है। बल्कि स्टडीज कहती हैं कि अपर प्राइमरी में बच्चों को मैप से सिखाते हैं। ठीक उसी तरह ब्लाइंड बच्चों को भी एक लेवल होना चाहिए। मैप रीडिंग से पहले टीचर को देखना है कि ये सारी स्किल बच्चों में है या नहीं है। जैसे पोजीशन, प्लेस, डिस्टेंस, डायरेक्शन। जैसे आप मान लो जो इसके साथ जो रिलेटेड वर्ड्स भी हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, सीधा, उल्टा,
ऊपर नीचे दाहिने बाएं हाँ, तुम्हारे दाएं बाएं हैगा, हाँ। इस चीज के बाद वो चीज में रखी हुई है रखे हुए हैं। हाँ, तो ये सारी चीज अगर बच्चे को पता है तो आप ये मैप रीडिंग शुरू करने से पहले देखना है। अगर पता नहीं है तो पहले ये स्किल डेवलप करो, फिर आप मैप रीडिंग सिखाओ। रीडिंग के ऊपर लेकर के आओ। नेक्स्ट है मोटर कोऑर्डिनेशन, जो आप ऑलरेडी एक बार बोल रहे थे कि अगर उनका कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, मैप रीडिंग के लिए कोई भी टेक्टाइल, इसके लिए आपके टेक्टाइल डायग्राम या चार्ट जो भी आप देखेंगे, आपका टेक्टाइल सेंस के प्रॉपर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मोटो डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं होता है, मोटो ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो प्रॉब्लम उसमें भी मुश्किल होते हैं, है ना। सेंसरी ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक सेंस नहीं है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए विजन की जगह हमें यहाँ हम टच सेंस को यूज़ कर रहे हैं, और टच सेंस का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। टच सेंस के डेवलपमेंट के लिए भी हमें रीडिंग रेडीनेस एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि उसके टच सेंस डेवलप करें। सो सेंसरी ट्रेनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। देखिए, बच्चों को भी अपने वातावरण के, अपने जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में एक ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी से एक मिनिमम डिस्टेंस के बारे में भी बच्चों को अंदाज़ा लगेगा। मैप की बेसिक जानकारियां बच्चों को ओरिएंटेशन मोबिलिटी से ही आती है। कमरे में सीधे जाओ, बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ो, आगे जाओ, वहाँ डेस्क रखे हैं, मेज़ रखी है, उनसे बच करके जाओ। तो ये एक मेंटल मैप बच्चा अपने मस्तिष्क में बनाने लगता है। तो शुरुआत मैप की ओरिएंटेशन मोबिलिटी से ही होती है, और फिर ग्रेजुअली वो पहले अपने घर का मैप समझता है, उसके बाद स्कूल का समझता है, उसके बाद में जाकर के कंट्री आदि का मैप को समझना शुरू करता है। और डेली लिविंग स्किल्स तो सबके साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो मैप रीडिंग में भी जैसे आप देख लीजिए, आप ये जो हम बोलते हैं आगे पीछे नीचे आप मेस में जाओ, या अपना छोटे मोटे काम जो भी आप करते हैं, ये सबके लिए ये डायरेक्शन बोलिए, पोजीशन बोलिए, सभी हम इस्तेमाल करते हैं डेली लिविंग के लिए, हमारे रोजी ज़िंदगी में जो भी काम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये तीनों ही बच्चे डेली लिविंग स्किल्स, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, सेंसरी ट्रेनिंग से सीखना शुरू कर देते हैं, और फिर उन्हीं को हम धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं मैप रीडिंग स्किल। और एक चीज़ है कि एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। देखिए कई समय हो सकता है कि बच्चों को समझ में बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर हो सकता है, या मान लीजिए बच्चों के सुनने में दिक्कत हो सकता है, वो भी आपको मैप रीडिंग से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक से जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो कर पाए। तो ये सारी प्रीरिक्विजिट स्किल्स है मैप रीडिंग से। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्टाइल इलास्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स। देखते हैं स्लाइड में क्या क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्टाइल इलास्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप, टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस, टू ट्रांसफॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू अ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। तो इलस्ट्रेशंस और डायग्राम्स में हम लोग सबसे पहले तो कुछ ग्राफ्स ले सकते हैं जो डायग्राम के रूप में होते हैं, कुछ मॉडल्स ले सकते हैं जिनका कि इस्तेमाल हमारे बच्चे आराम से कर, चार्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए एक मॉडल को ही ले लेते हैं, ये हमारे हाथ में एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ हैगा जो वॉल्केनो का हैगा। अब इसमें दिखाया है ऊपर क्रेटर कहाँ होता है, और इसमें दिखाया है उसका वेंट कहाँ होता है। तो बच्चे छू करके उसको देख रहे हैं, मगर इसको छू करके कितना विशाल हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ये सब हमको बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए हैगा। इसी चीज़ को फिर हम एक चार्ट पर भी ट्रांसफ़र कर ले जाते हैं। इसी चीज़ को फिर हम बुक फॉर्म में भी दे देते हैं। यही चीज़ बनी हुई है, अब इसका बुक फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें हम उसका क्रेटर भी दिखा रहे हैं, उसका वेंट भी दिखा रहे हैं, उसमें मैग्मा भी दिखा रहे हैं कि कैसे कहाँ से निकलता है। बच्चा छू करके इनको देख कर समझेगा, आगे जब भी चार्ट में आएगा वो उसको पहचान पाएगा। तो मॉडल्स बेसिकली, चाहे वो ग्लोब भी एक मॉडल ही हैगा,
ग्लोब हो चाहे ये इस तरह का मॉडल हो, उसको हम चार्ट में ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं। इसलिए मॉडल्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बच्चों की बहुत सहायता करते हैं। एक और मॉडल है, आप वो भी दिखाइए, बताओ इसके बारे में। ये देखिए, पृथ्वी के जो अंदर 3 लेवल है, ये 3 लेवल को यहाँ दिखाया गया है। ये है सबसे बाहर वाला लेवल, देखिए ये क्रस्ट है, और इसके जो मोटाई है ये सबसे कम होता है। हाँ। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके ये बनाया गया है। ये है उसके बाद वाला जो है मेंटल है। ये ज़्यादातर धातुएं ही होती हैंगी इसमें, और एक में आयरन और एल्युमिनियम होता हैगा, दूसरे में आयरन और सिलिका होता है ना। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो किताबों में पढ़ने को बच्चे को मिलती हैं। हमने किताबों के ही चित्र को मॉडल रूप में प्रस्तुत कर दिया है, और फिर वही चित्र हम बच्चों को उभार करके भी दिखा सकते हैं जो आगे काम करते चले जाते हैं। और ये है कोर, जो ये बीच लास्ट का में कोर है। सबसे नीचे सबसे अंदर ये कोर। सबसे मोटा कोर होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्रस्ट होता है। मतलब it totally depends on the creativity, how you create The the material thing, for the the children. concept for the child. वो वाला मटेरियल। जी। बच्चों की किताबों में इस तरह के डायग्राम्स बने ही रहते हैंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में आए इसके लिए ज़रूरी होता हैगा ये सब चीज़ें उनको दिखाना करना। अच्छा, ये है स्टेजेस ऑफ रिवर। ये है ऊंचा करो उसको, एकदम, ठीक है, पहाड़ की तरह दिखाया हुआ है, पता। हाँ एकदम ऊपर है जो नदी के अपर स्टेज है ना। तो इसमें थोड़ा पहाड़ की तरह दिखाया गया है। यहाँ कोई भी मतलब ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं आ रहे हैं, आना जाना नहीं है। तो ये है फर्स्ट स्टेज जिसे हम बोलेंगे, या अपर स्टेज जो है। नेक्स्ट आते हैं, ये है मध्य गति, जिसमें देखिए एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी इसी समय आते हैं। और यहाँ नदी की जो गति है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और नदी चौड़े होते हैं। पहाड़ों पर नदी बहुत तेज बहती हैगी, जुड़ती है, उसमें भी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, मगर बहुत तेजी से बहती है। और वो ज़्यादातर सक्रिय घाटियों में बहती हैं। मैदान में पे आके धीमी हो जाती है गति, और सारे पहाड़ों के पत्थर वत्थर को छोड़ देती हैंगी और बहुत बड़े बड़े आकार बनाती हुई वो बहने लगती हैं। लास्ट में आते और हैं, मैदान पर बहुत फर्टाइल कर देती हैं मैदान को। और फिर लास्ट में, हाँ लास्ट में आते हैं जो एकदम निम्न गति है, जो एकदम लास्ट स्टेज है, जिसमें नदी चौड़ी होती जा रही है, समुद्र से मिलती है। और यहाँ आप देखोगे डेल्टा भी बहुत सारे बने हुए हैं, और ये बुल्स ये वाला भी हो गए हैं इधर ही। तो ये पूरा है ऑक्सफोर्ड लेक बनी हुई है। हाँ। तो इस तरह से बच्चों को जो स्टेजेस ऑफ नदियाँ किताब में बना के दिखाई हैं, वो इन्होंने इस मॉडल के ऊपर बना करके दिखा दिया हैगा कि किस तरीके से पहाड़ होता हैगा, पहाड़ से मैदान पर आती है और मैदान से समुद्र के पास जाकर के बहुत धीमी होकर समुद्र में मिल जाती है। तो ये मॉडल में इन्होंने दिखाया है, चित्र भी किताबों में दिए रहते हैं, उसमें बहुत सारी ड्राइंग बनी रहती है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है। इसमें सब चीज़ें हटाकर इन्होंने सिर्फ नदी की स्टेज को दिखाया है। मतलब इसमें जो मेन थिंग्स हैं, जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं रिवर के, वो हाईलाइट कर दिए हैं। जबकि देखने वाले बच्चों के लिए तो हम पहाड़ भी बना देते हैं, मैदान उपज भी हो रहा, सबको उन सबको हटा करके सिर्फ बना दिया जाता है। जैसे कि वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, पार्ट्स टू होल। पहले हम पार्ट्स में जाएंगे, फिर हम होल की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, पार्ट्स टू होल की इसमें बात नहीं है, इसमें तो पूरा एज ए होल है, पार्ट्स में उसको हम दिखाते चले जा रहे हैं। इसमें देखो 3 पार्ट को हमने दिखाया, एक होल वही 3 पार्ट्स हो गए। पहले हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट दिखाया, फिर हमने सेकंड पार्ट दिखाया, फिर हमने थर्ड पार्ट दिखाया। हम लोग एक ये पूरा प्रोसेस है जिसको पार्ट्स नदी में को पार करना पड़ता है। बिल्कुल। बहुत सारे, यहाँ मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे मॉडल्स बाजार में उपलब्ध है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं। बहुत सारी कई चीज़ें हम रियल ऑब्जेक्ट्स की तरह भी बच्चों को दिखा सकते हैं, और बहुत सारी टीचर को बना करके देना पड़ता है, तब हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो चार्ट्स हो।
इसमें तो मॉडल्स और चार्ट्स बड़े इकट्ठा साथ साथ चलते हैंगे, जिससे कि हम बच्चों को आगे दे सकें। वो चार्ट्स का ही प्रयोग करें, इतने बड़े बड़े मॉडल्स लेकर कौन कहाँ घूम सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देने के लिए कर देते हैं। ये थोड़ा उधर जी। नहीं जैसे कि मैम आपने बताया हमें इस बारे में कि टेक्टाइल इलस्ट्रेशंस के लिए हम मॉडल्स कैसे यूज कर सकते हैं, चार्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, और हमने फोकस में रखा बच्चे को, बच्चे का करंट लेवल क्या था, स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और पर्टिकुलर बच्चे के साथ हमें किन तरह के मेथड्स को यूज करना चाहिए। पर इसमें एक टीचर का भी रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीचर किस तरीके से, किस मेथड को यूज करते हुए उस कॉन्सेप्ट को बच्चे तक पहुंचा पाता है ताकि बच्चा ठीक से समझ सके। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज है, मतलब रोल ऑफ अ टीचर? Role of a teacher in what sense you are talking about? To In teaching the concept to the child, अच्छा, तो making आपने- it easily अंडरस्टैंडेबल फॉर द चाइल्ड, और उसको इस तरीके से मॉडिफिकेशन, जैसे हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, तो ऐसे मेथड्स को यूज करेगी वो बच्चे के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। हाँ, वो हम नेक्स्ट हमारा वही है, बट हम थोड़ा सा ग्राफ का डिस्कस करके फिर इसमें जी। जाएं, मैडम। करना तो यही था। हाँ, तो पहले ग्राफ का थोड़ा सा मैडम जी छोटा सा बताने की बात है कि चार्ट्स और ग्राफ्स में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। चार्ट्स ऐसे ड्रॉ कर दिए जाते हैं, ग्राफ जो है वो एक स्केल पर बना होता है। तो ग्राफ भी बच्चों को सहायता करता है मैप पे जो बने हुए स्केल्स हैं उनको समझने के लिए। और हम ग्राफ्स में, जैसे इसमें इन्होंने पॉपुलेशन दिखाई हुई है कि स्टेट में कितनी हैगी, नीचे उन्होंने स्टेट्स दिखा दी, ऊपर पॉपुलेशन दिखा दी हैगी कितनी कहाँ पर हैगी। तो एक बच्चे को ग्राफ देखते ही आइडिया मिल जाता हैगा कि क्या चीज़ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो ये पॉपुलेशन है, उपज है, क्लाइमेट है, इन सब के हम तरह तरह ग्राफ्स बनाते हैंगे बच्चों को। और बनाने के लिए वही टच सामग्री का इस्तेमाल करते हैंगे, ब्रेलीकरण उसका किया जाता है, और समझाने के लिए, देखने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए उनका हाथ फिरवाना, छूकर पढ़ना, देखना, वो बेसिक चीज़ों को वही ध्यान रखते हैं जो मैप्स के लिए कराया जाता है। मगर एक छोटे से में बड़ी इन्फॉर्मेशन बच्चों को ग्राफ से मिल जाती है। और ग्राफ में भी यहाँ सूची और हम सूची लोग ज़रूर बनाई जरूर जाती देना है कि होती उसमें कोई स्केल नहीं होता, क्योंकि ग्राफ पेपर ही अपने में स्केल हैगा, और सूची बना करके उसके साथ में पढ़ते हैं, देखते हैं। कोशिश हम ये करते हैं सूची कम से कम हो, मगर डिटेल्स देने के लिए सूची बनानी ज़रूरी हो जाती है बच्चों के लिए। बस यहीं पर ही रोक देते हैं। अभी हम कविता के सवाल की जवाब देते हैं फिर। गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स, आइए स्लाइड पे देखते हैं कविता जी। तुम्हारे। Instruction should be clear and simple. Do not use certain jargons like here, there, etc. Materials used in the maps or diagrams should be touch friendly and safe for the child. Give ample opportunity to the child to explore the map or diagram independently. Level of vision is very important. Prepare the teaching learning material according to that. Be patient and be positive. तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो क्लियर और सिंपल होना चाहिए, सरल और स्पष्ट रूप से आपको निर्देश देना है। ऐसा नहीं कि आप भी बहुत कंफ्यूजिंग वे में बोलोगे तो जी। बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कोशिश यही करनी चाहिए सीक्वेंस बना लिया जाए और एक के बाद दूसरी चीज़ बच्चों को देखने को दी जाए। और कुछ कुछ जार्गन हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली हम जो साइटेड है हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ वहाँ, है ना। हम कह देते हैं ना, उधर देखो। अब किधर देखे ब्लाइंड बच्चा भाई, उसको जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे जी, उसको पता ही स्पेसिफिसिटी नहीं नहीं चलेगा। है तो हाँ। बच्चे को पता कई ही नहीं समय- चलेगा। ऐसे ये सब रोज के इस्तेमाल में तो बहुत है, मगर विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हमें क्लियर बोलना है। और नाम से भी, जैसे मान लो तुम बोलो, अब क्लास में इतने, या आप बोलिए क्लास में इतने बच्चे हैं कि सभी को लगता है, और कई समय दो चार एक साथ उठ के बोलते हैं, तो क्लियरली उसके नाम लेके उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो टच फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छूके उनको कोई मतलब अच्छा लगे, इसीलिए सबसे अच्छा है थर्मोफॉर्म मशीन।
है ना, उसमें हमेशा ही जो है बड़ा टच फ्रेंडली है, और सेफ्टी भी देखना है। कई समय अगर मुंह में चला गया या ऐसा चीज़ है कि हाथ ही चुभ जाए या उसमें, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। टच में इसमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो ऐसी ना हो कि बच्चे हाथ फेरे तो वो टूट जाए, निकल जाए, हाँ, वो हो जाए। मतलब थोड़ा सॉलिड भी होना चाहिए। सॉलिड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही एकदम। मतलब किसी के पास हमने देखा, उन्होंने टेम्पल बनाया और खूब ऊंचा सा, जहाँ बच्चों ने हाथ फेरा और टूट गया। तो ऐसे फ्रिजाइल चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है कि ऐसी चीज़ दी जाए जो स्टेबिलिटी हो, उसमें बच्चे छू करके उसको आराम से देख लें। और बच्चों को खुद को भी एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए ताकि वो मैप को खुद इंडिपेंडेंटली देखे। कई समय हाथ पकड़ के यहाँ है यहाँ, उसे पार्ट बाय पार्ट उसे पता लगता है पूरे होल के कॉन्सेप्ट में। मान लीजिए इंडिया में राजस्थान किधर है, अगर आप हाथ पकड़ के ऐसे ही बोल दिए कि यहाँ राजस्थान है, ये आप पश्चिम दिशा में राजस्थान है, तो वो समझ में नहीं आएगा। जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान का पोजीशन उसे फिर पता लगता है। और दूसरी बात यह है कि जितना हम उंगली से दिखाने लगेंगे ना, स्पेशल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जरूरी होता है बच्चों को छोड़ दो, एक्सप्लोर करे, ऊपर से पढ़ ले ब्रेल में क्या लिखा है, फिर आपके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि बाएं हाथ की तरफ ये देखो, इस पर यहाँ कुछ बना हुआ है, उसको पहचानो कैसा है क्या है, तब फिर बच्चों को या बाएं या दाएं जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं वो होना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करते समय दिए जाने चाहिए, तब वो चीज़ों को पहचान पाते हैं। और लेवल ऑफ विजन बहुत ज़रूरी है, ये ऑलरेडी मैडम ने बोल दिया कि उसी के हिसाब से आपको TLM बनाना है। और हमेशा उस TLM बनाने के साथ एक बात और कहते हैं, बच्चे को देखने के लिए भी, अगर कोई चीज़ बच्चा आँख के पास ला करके देखना चाह रहा, उसको देखने दिया जाना चाहिए। और आजकल तो बोलते भी है कि जो रेसिडुअल विजन है उसको यूज करना चाहिए। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए उस मटेरियल में कि वो बच्चा उसको अगर लो विजन है तो वो एक्सोमोडेट झुका करके उसको अपने पास तक देख सके, ऐसा होना चाहिए उसके लिए। बी पेशेंट, ये तो हमेशा ही हमारे की वर्ड, बी पेशेंट और बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं आपको हमेशा ही कि बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चे से होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों को बहुत कम स्टिमुलेशन मिलते हैं, तो बड़ी उत्सुकता के साथ जब भी क्लास में जाते हैं आप देखोगे कि बहुत ही उत्सुकता के साथ वो मैप रीड करते हैं, मैप रीड करने की कोशिश करते हैं, टेक्टाइल डायग्राम या मॉडल्स देखना चाहते हैं, वो देखने की उत्सुकता रखते हैं और हमेशा पूछते भी है कि मैडम आज कुछ लेके आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बी पेशेंस का मतलब है कि उसको टाइम दीजिए, क्योंकि हाथ से देख करके और आँख से एज ए होल देख करके बहुत फर्क होता है टाइम का। तो पेशेंटली उसको अपने आप देखने दीजिए, अपने आप सवाल पूछने दीजिए, उसके ऊपर उसके साथ डिस्कशन करिए और वो उसको देखते रहे, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए टीचर को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट नहीं है तो बंद करके अपना चला जाता है। और लास्ट हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, डेवलप करना चाहिए। जी, जैसे कि मैम ये आपने बताया कि गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करनी चाहिए टीचर्स को, और हर तरह की गाइडलाइंस, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टीचर्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स को कैसे पार्टिसिपेट हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके हम उनको एक एक्सप्लोरेशन का, मोटिवेशन का एक माहौल हम उनको दे सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपने दी हमारे व्यूअर्स को, जो कि बेसिकली था कि हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बच्चे में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करते हुए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट ने दी। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दीज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस टू आवर व्यूअर्स। आई होप इन व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करा सकते हैं। That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much.